क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण के लिए जारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लिया। पीएम मोदी रात बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वे कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटा समय उन्होंने बिताया और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का खुद से जायजा भी लिया। इस दौरान वे साइट पर वर्कर्स से बात करते भी दिखे। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में सेंट्रल विस्टा का सौंदर्यीकरण चल रहा है और निर्माण कार्य भी चल रहा है। अब आपको बता दें कि वर्तमान संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था। उस समय इस इमारत से निर्माण में करीब 6 साल का समय लग गया था और इसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब इस इमारत का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया। यानी कि समय की मांग थी कि अब नया संसद बनाया जाए। अगर दूसरे देशों की बात कही जाए तो समय के साथ उन्होंने भी बदलाव किए हैं और जरूरत भारत को भी थी कि वो अपने लोकशाही के मंदिर का फिर से एक नई शुरुआत रखे, एक नई इमारत, एक आधुनिक इमारत रखे। और यही हमारे आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से हिरेन कोटक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार जी ज्योति जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या कहना चाहोगे अगर 84वें संविधान संशोधन 2001 की बात करें, जिसमें कहा गया था कि 2026 तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। अगर हम सीटों की गिनती की बात करें, यानी कि 2026 में परिसीमन के बाद बढ़ने वाले संसद सदस्यों का जो भार उठाने की क्षमता देखी जाए, जो वर्तमान संसद भवन में नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। अगर उसका समय काल भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले मतलब अभी जो संसद भवन है उसका शिलान्यास 1921 में किया गया था। यानी अगर शिलान्यास से समय देखें तो 100 साल पूरे हो चुके हैं। जल्पा, मैं आपसे सहमत हूँ कि संसार का नियम है। पुराना और नए भवन से थी न सिर्फ परिसीमा की वजह से बढ़ने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या, परंतु जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो टेक्निकल भी जो लाइव टेलीकास्ट वगैरह होता है या उसका रिकॉर्डिंग होता है और कई और भी चीज़ें होती है, जैसे सुरक्षा के मायने होते हैं। तो और वैसे भी एक इमारत की अवधि होती है, अब समाप्त हो चली थी, इसलिए अब जरूरत तो थी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने समय रहते और बहुत ही त्वरित गति से काम हो रहा है, ये मैं कहूँगी। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी प्रकाश जी। अगर पहले की बात करें लोकसभा की, तो वहां पर जब जो सीटें थी वो भी काफी कम थी। अभी की बात करें तो अभी जो सीटें हैं वो कई ज्यादा है पहले के मुकाबले। अगर हम पहले की बात करें कि जब संसद बना था नया, प्रत्येक संसद में औसतन 7 लाख की आबादी का वो प्रतिनिधित्व करता था। अगर एक सांसद की हम बात कर ले उस समय, अगर राजधानी की बात करें तो वहां की आबादी जो थी वो 13 से 14 लाख होती थी, जो अब की अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ आबादी आज की डेट में है। यानी पूरे देश में कितनी जनसंख्या बढ़ी है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 36.1 करोड़ अगर हम 1951 की बात करें और अभी की बात करें तो 135 करोड़। और हिसाब से अब सांसद है वो पहले की अपेक्षा में उनको ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व भी करना है और समय के साथ भी चलना है। कितनी जरूरत थी नए संसद की? नए संसद की जरूरत तो जल्पा जी पहले से ही थी, लेकिन बजट का प्रश्न था पहले, और अपना देश जो है कम से कम बजट में उसको बनाने की अपेक्षा रख। सेक्टर का पैसा है, पब्लिक के टैक्स में से जो चुकाया जाता है। लेकिन एक बात है कि विकास के साथ दूसरे देशों के साथ कदम मिलाने के लिए भी अपनी संसद है वो आधुनिक होनी चाहिए, ऐसी भी मांग है। वो बात सही है, जो कदम लिया गया है 2 साल के बाद वो सही बात है। पुरानी संसद को टाइम हो चुका था, लेकिन अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री
चिंतित है नवी नवे ये सेंट्रल विस्टा के बारे में, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जो बजट का 975 करोड़ या 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा जो भी खर्चा हो रहा है, वो अभी सीमांकन बढ़ा है, संसद सभ्यों की संख्या बढ़ी है, चुनावी क्षेत्र का भी सीमांकन बढ़ा है, पब्लिक जी। बढ़ी है, तो इस हिसाब से ये जरूरी था कि उसका भी डेवलपमेंट किया जाए। तो मैं समझता हूँ जो प्रजा है इस नए संसद सभ्य के नए संसद भवन का अभिवादन करेगी, ऐसा ज़्यादातर पब्लिक मानती है। लेकिन इसके साथ जो अभी जो टाइम है कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरे सब खर्चे हैं, जी। तो ये भी ध्यान रख के और कम से कम बजट में बने और उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी और कुछ भी ये जरूरी है, निश्चित बात है, लेकिन बजट को कैसे इसको कंट्रोल किया जाए वो भी जी। प्रशासन का देखने की जवाबदारी है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी बिल्कुल। हिरन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं याद आ जाता है राहुल गांधी का स्टेटमेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जिन्होंने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी तक करार दे दिया। उन्होंने एक ट्वीट में ऐसा भी लिखा कि लोगों की जान जो है वो केंद्र में रखिए, नहीं कि आपको नए घर पाने की अंधी हेकड़ी हो। यहां तक उन्होंने बोल दिया। और इसका अगर हम पलटवार देखें तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जिन्होंने इसकी स्पष्टता भी की, उन्होंने ये भी कहा कि मामले में पार्टी का रुख जो है वो अजीब है, क्योंकि उनके ही नेता, अगर यूपीए शासन की बात करें तो यूपीए सरकार के दौरान ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया था, यानी कांग्रेस काल में। और आगे ये भी बताया था कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संसद के नए भवन की जरूरत को लेकर चिट्ठियां भी लिखी थी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और युग दृष्टा, आप युग दृष्टा शब्द यहाँ पर खास मैं उसका मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं क्यों युग दृष्टा प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है ये जरूर बताऊंगा। उससे पहले चाहता हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने कल लिखा था, एक लेख लिखा था, और उन्होंने सबसे पहले जरूरत दर्शाई थी कि संसद भवन में बदलाव की जरूरत है और बदलाव से भी ज्यादा नए भवन की जरूरत है, ये उन्होंने कहा था जी। अब बात आती है संसद भवन की, अभी के संसद भवन की है वो मैं आपको एक ड्राइंग मैंने तैयार किया है, उसके जरिए दिखाना चाहूंगा। ये ड्राइंग आप देख सकते हैं जिसमें एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 3 डॉट और सेंटर में 1 डॉट है। तो जो हम जब चित्र देखते हैं टीवी टेलीविजन चैनल पे या इंटरनेट पे, तो संसद भवन जो है वो गोलाकार में बना हुआ, लेकिन अंदर जो है वो 4 चेंबर बनी हुई है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और सेंटर में जो है वो सेंट्रल हॉल, जहां दोनों सदन एक साथ बैठकर कोई फैसले लेते हैं और उनकी सभाएं मिलती है, जहां राष्ट्रपति संबोधन करते हैं। अब अभी जो संसद है उसमें जो बैठक है, यानी जो सीट है, उसकी संख्या है 555 और हमारे सांसद की संख्या है 543। तो 543 की संख्या के हिसाब से ये पर्याप्त है, ऐसी एक दलील बताई जाती है जी। लेकिन अभ्यास किए बिना अगर राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता कोई टिप्पणी करते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब संविधान बना तब ये प्रावधान रखा गया कि हर 10 साल में डी लिमिट अप्लाई होगी। अब ये डी लिमिट अप्लाई क्या है ये मैं बताता हूं। डी लिमिट ये थी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के हिसाब से हर एक सांसद का प्रतिनिधित्व एक समान होगा, यानी कि उनके मतदारों की संख्या जो है जी वो एक समान होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर देखें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक मत की कीमत एक समान होनी चाहिए। जी। ये भी हिसाब आपको समझाता हूं। जैसे तमिलनाडु में अगर देखें तो एक सांसद में के हिसाब से मिलियन मतदार है, और अगर आप यूपी औसत तो अब वोट की कीमत भी बदल गई।
और प्रतिनिधित्व भी बदल, लेकिन ये किया गया 1970 जी 1970 सरकार ने उस समय का कानून लगाया और उन्होंने वो अभियान, अगर उस अभियान तो वो था कि, और उस अभियान को प्रतिशत मिला और कुछ राज्यों में नहीं मिला, तो जहां प्रतिशत ज्यादा मिला वहां सीटें कम हो जाती और जहां कम मिला वहां कम हो जाती। ये जो बदलाव था दोनों में, मतलब अंतर था, उस अंतर को फ्रीज किया गया, यानी फ्रीज किया, लिमिट को रोका गया। 2001 में इस स्थिति को फिर से डिलिमिट लगाएंगे, लेकिन 2001 में भी ये नहीं हुआ और 2001 के बाद नई लिमिट, यानी जो अभी आपने बताया अपने प्रस्ताव में, 2026 किया गया जी। अब 2026 में ये फ्रीज लिमिट हटेगी, डिलिमिट होगी। उससे क्या होगा कि जो अभी 543 की संख्या है सांसदों की, वो बढ़ तब 848 की संख्या को जगह देने के लिए आपको नए भवन जी दूसरे यहाँ पर आती है कि जो माइक्रोफोन अभी संसद में लगे हैं हमारी संसद भवन में, वो पुराने हो चुके हैं, उसमें बदलाव पॉसिबल नहीं है। ये बिल्डिंग जो है वो भूकंप प्रूफ नहीं है, यानी अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, और ये 94 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए अब उस बिल्डिंग में आगे हम उसको कैरी नहीं कर सकते जी। तो ये पूरा जो विजन है, अब आप देखेंगे कि जैसे ये पुरानी बिल्डिंग है, उसको जिसने बनाया था उसका नाम था एडमंड लुटियन, इसीलिए उस एरिया का नाम कहा जाता है लुटियन जी। लुटियन एरिया भी कहा जाता है, वो एक नाम प्रचलित है, इसलिए एडमंड लुटियन के नाम से ये बना था। अब जब ये नया भवन बनेगा जिसका आकार लोग कहते हैं कि पेंटागन जैसा है, एक्चुअली उसके अंदर ना सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, लाइब्रेरी, सेंट्रल हॉल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निवास स्थान भी होगा जी। और हर एक अपने सांसद के लिए एक अलग ऑफिस भी मिलेगी जी। इससे सेंट्रलाइजेशन होगा और कामकाज में बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके पीछे जो टेक्निकल रीजन है वो मैंने बता दिए। अब जो विरोध के सुर है उसके बारे में मैं अपने अगले पार्ट में कहूंगा, ताकि मेरे दूसरे दोस्तों को भी मौका मिले बात करने का। जी जी बिल्कुल। ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आधुनिकता के लिए भी जरूरत थी, कहीं ना कहीं समय की मांग थी कि नया संसद भी बना जाए, क्योंकि अभी संसद में हम देखते हैं कि जो भी है वो जनता के प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आधुनिकता का अभाव देखने को मिलता है। शायद ये नया संसद बनेगा तब लगता है कि सांसद बहुत ही बखूबी अपने जो विस्तार है उसमें क्या स्थिति है वो दिखा भी पाएंगे विजुअल के जरिए और बता भी जाएंगे, यानी कि एक प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा। हाँ जरूर, क्योंकि जो नया भवन बन रहा है उसमें अगर आर्किटेक्चर जो है वो अगर दूरदृष्टि वाले हैं तो आगे के आने वाले 50 साल उनका कम से कम सोच के वो बनाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है तो उसके लिए स्कोप रखना पड़ेगा उसमें। क्योंकि अभी जो पुराना संसद भवन है उसमें टेक्निकल ये सब एडवांस करने के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए एक तो जर्जरित तो हो ही चुका है, लेकिन जैसे उसमें सारे सांसदों को ऑफिसेज नहीं मिल रही थी तो कईयों को उसमें चैम्बर दी जाती थी सीनियरिटी के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे रह जाते थे, तो ये सारा अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विरोध का सुर हुआ था, जैसे हिरेन भाई ने कहा, तो मैं उसकी पूर्व भूमिका बांध देती हूँ। वो विरोध का सुर इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि उसके लिए जो परमिशंस ले जानी चाहिए या जो नोटिफिकेशंस दिए जाने चाहिए तो वो पर्याप्त समय लेते नहीं दिए गए, बहुत जल्दी आनन फानन में डिसीजन लेके काम शुरू कर दिया गया। वो एक कहते हैं ना खाना पूर्ति की गई, जो जैसे नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं, अगर किसी को कोई सूचन है या विरोध है तो आप सबमिट कराओ, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे दिया गया, तो जिनको कोई ऑब्जेक्शन हो सकता था उनको समय नहीं मिला। और ये मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। तो ये जो इनकी कार्यशैली है, चाहे उसका आशय कितना भी अच्छा हो,
लेकिन बहुत आनन फानन में जल्दबाजी करके जो लागू कर दिया जाता है वो हमेशा सरकार को शंका के घटघरे में खड़ा कर देता है ये बाबत। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। सेंट्रल विस्टा की बात करें तो अभी तो उसका निर्माण कार्य जो है वो चल ही रहा है। अगर सितंबर 2019 की बात करें जब सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा की गई थी और अगर उसके हम आधारशिला की तारीख देखें 10 दिसंबर 2020 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परियोजना की आधारशिला रखी थी, उसके बाद हमने काफी विवाद भी देखे और आखिरकार देखा गया कि अचानक से अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री बिना किसी सूचना के जायजा लेने के लिए वहां पर चले गए और ये आवश्यकता भी थी। कहीं ना कहीं कई बार होता ऐसा है कि पता चलता है कि नहीं प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो हो सकता है कि कुछ काम करने का ढंग अलग चल रहा हो, यानी ये आवश्यकता भी थी कि बिना सूचक भी वहां पहुंचा जाए ताकि अच्छे से जायजा लिया जाए कि आखिरकार हो क्या रहा था, कितने लोग हैं, किस तरीके से कार्य हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे अमेरिका से लौटने के बाद, वो उनके जो खुद ब खुद चिंतित थे कि संसद भवन नवा बने और जल्दी बने, लेकिन आते साल तक उसका क्राइटेरिया रखा गया है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात जो अभी ज्योति बहन ने बताई कि भाई जो नोटिफिकेशन के बारे में, ये समय तो दिया गया था नोटिफिकेशन का और बजट तो जैसे खर्चा बढ़ता है वैसे बढ़ भी जाता है, जी लेकिन ये जरूरी भी था कि हमारा संसद तो पूर्णतः टेक्नोलॉजी वाला आधुनिक होना चाहिए। ये बात सही है कि जैसे हर एक संसद अपने विस्तार की घटनाक्रम है या कोई डिमांड है वो सब उधर विस्तृत रूप से चित्र के रूप में वो रजू कर सकेगा। यह एक नवा अपने को मिलेगा, लोकसभा को नवा चित्र मिलेगा और उससे कुछ जो ज़्यादा बहसबाजी होती है उससे समझ जल्दी आएगी, तो बहस कम भी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा ऐसा मानना है। लेकिन जो इन्होंने अपने जो 2019 में जो इन्होंने रखा था, मैं तो दिया था, लेकिन अपने देश का जो बंधारण है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके मुताबिक अपने सब काम तो काम की असरकारकता कम हो जाती है। ये सरकार इसके डिसीजन लेने पड़ते हैं जो फास्ट जाने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा साइड ट्रैक करके दूसरा रास्ता निकाल के और पहुंचते हैं, क्योंकि सरकारी काम है वो ज़्यादातर असरकारक नहीं होता है। ऐसा अपने देश में देखा गया है, आज़ादी के बाद भी अभी वो गति उसकी धीमी रहती है। तो नोटिफिकेशन का जैसे जायजा लिया नहीं होए तो सरकार ने थोड़ा खर्च करने के लिए ये सब ओवरटेक किया है, प्रजा के हित में है, कोई गलत भी नहीं है। तो अपनी सिस्टम और बढ़ाने के लिए पक्ष है इसको फास्ट चलना क्यों नहीं बनाना चाहिए कि कांग्रेस या दूसरा पक्ष फिर विरोध करे। तो ये लोक मंदिर है, लोकशाही का मंदिर है, तो उसको प्रोत्साहन तो सभी पक्षों को देना चाहिए। विरोध करने की बात होती है वो दूसरी होती है, लेकिन ये संसद भवन नहीं बना हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बनना जरूरी था। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर का पैसा है उसके बारे में विरोध पक्ष कोई भी बोल सकता है, लेकिन संसद का निर्माण जरूरी है और आते साल बन जाएगा, इसकी हम रखते हैं आशा के प्रजा को उससे और सरकार को और काफ़ी कुछ उससे लाभ मिलेगा ऐसा समझते हैं। लेकिन संसद में चुने हुए लोग हैं जो भी अभी अपने देश में 43% हार्डकोर क्रिमिनल और इकोनॉमिक क्रिमिनल है, तो संसद जितना मंदिर का स्वरूप है तो उसमें आने वाला जो भगवान है या जो भी व्यक्ति है वो भी किसी तरह का उसका रिकॉर्ड है। हर एक पक्षों को ये निर्णय लेना चाहिए, राजकीय पक्षों को, कि कोई भी इकोनॉमिक क्रिमिनल या हार्डकोर क्रिमिनल हो उसको टिकट नहीं देना चाहिए, तो मंदिर की शोभा बहुत बढ़ जाएगी, ऐसी मेरी आशा है। जल्दबाजी जी आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी उठता है, अगर हम पुराने संसद भवन की बात करें तो कई बार ये होता था कि
कई बार देखा गया है कि जब भी संसद का कोई महत्वपूर्ण सत्र चलता है तब विदेश से भी कई मेहमान आते हैं और उस वक्त हमें कहीं ना कहीं कुछ शर्मनाक परिस्थितियों से गुजरना भी पड़ता था, यानी कहीं ना कहीं देश की इज्जत का सवाल भी था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। शायद ये प्रश्न किसी ने नहीं उठाया। इस पूरे टॉपिक पे बहुत सारी डिबेट चल रही थी, लेकिन मैं जो यहाँ खास मेंशन करना चाहूंगा आपके प्रश्न के जवाब के रूप में, कि जब संसद की गरिमा को हानि पहुंचाई जाती है, अभी अभी हमने देखा कांग्रेस ने जिस तरह से पूरा वाकया हमने देखा कि संसद को चलने नहीं दिया, इससे करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, महत्वपूर्ण मुद्दे छूट गए। ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी और अगले नए संसद भवन में जो खास व्यवस्था, मैं अपने आपको जो बात बताने वाला था उसमें मेरा ये लास्ट पॉइंट था, लेकिन मैं उसे पहले बता रहा हूं कि हमने बायोमेट्रिक सेंसिंग और जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसे इतना जबरदस्त किया है कि आगे जाकर अगर कोई भी सांसद जो है वो अगर कोई अनिच्छनीय वर्तन करता है तो उनको डेफिनेटली पब्लिक मीडिया में वो उजागर हो जाएगा और ये इस तरह की हरकतें जो है वो कम से कम हो जाएगी। दूसरी बात जो रही कि एक जो प्रश्न उठा था पहले कि अनुमति, यानी जो हमें अप्रूवल की बात है, वो अप्रूवल में अनुमतियों का सारा लिस्ट जो है वो यहाँ पर दोहराना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उन सारी अनुमतियों को पब्लिक डोमेन पे रखा गया है। थोड़ा सा सर्च करने पर आज हमारे पास गूगल बाबा है, गूगल बाबा पे जाइए, थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपको सारी अनुमतियां मिल जाएगी और वो रखी गई है। एक बहुत बड़ा भ्रम जो हमेशा फैलाया जाता है जब से ये बात हुई है, ये होता है कि खर्च में एक फिगर बताया जाता है जो बिल्कुल झूठा है। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को, देश है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भवन में जो बिल्डिंग है, मतलब जो भवन के अंदर भवन है, वो सारे भवन जो है वो 862 करोड़ रुपए में बनेंगे। ये पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है वही बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा होता है गलियारा, तो गलियारे में जो है 477 करोड़ रुपए की लागत आएगी, यानी कुल मिलाकर 1339 करोड़ रुपए की लागत से ये बनने वाला है। हो सकता है कि इससे कम लागत में भी बन जाए, इसलिए 20,000 करोड़ का जो आंकड़ा दिखा रहे कुछ लोग या विपक्ष जो जिस तरह से भ्रम फैला रहे वो बिल्कुल गलत है। ये मैं अधिकृत तौर से कह रहा हूं, कोई भी चाहे इसे चेक कर सकता है। अब एक बहुत बड़ी बात हमें समझनी भी पड़ेगी कि नए भवन के साथ साथ वहां राष्ट्रपति जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का निवास भी बनेगा, और अब जो निवास जहां सेवन रस्कोस पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में जहां राष्ट्रपति जी रहते हैं, ये सारा जो है वो एक ही भवन में आ जाएगा। तो दूसरे भवनों का बहुत सारा उपयोग भी हो सकता है, वो क्रमशः सरकार बताएगी। जरूरत बहुत जल्दी थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये काम को यहाँ जैसे अमेरिका से आकर तुरंत दौरा किया। देखिए प्रधानमंत्री कितने कर्मठ है, ये तो जब जा रहे थे तब हमने देखा था ये चित्र कि वो अपनी सीट पे बैठे हुए वो फाइलें भी देख रहे थे उस समय भी, मतलब एक एक सेकंड का उपयोग, टाइम मैनेजमेंट वो जानते हैं। और 3 दिन के या इतनी कठोर यात्रा के बाद जब वापिस आए तो आप या हम होंगे तो तुरंत जाकर घर पे आराम करेंगे, कहेंगे मैं 3 दिन अमेरिका जाके आया हूँ, इतने घंटे की जर्नी करके अब आराम करूंगा या आराम करूंगी। लेकिन ये यहाँ प्रधानमंत्री के केस में लागू नहीं हुआ। अब देखिए उनकी फिटनेस, उनकी कार्यनिष्ठा, ये सबके सामने है। उन्होंने आके तुरंत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की विजिट करी और इसीलिए ये मुद्दा निकला। अच्छी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है और हम बहुत खुश होते हैं जब हमारे सामने प्रश्न उठते हैं, वो भी तीखे, तब हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमें अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और भ्रमों को दूर करने का भी मौका मिलता है। जी जी जी, ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर सवाल जो मैंने हिरेन जी से पूछा था फिर से दोहराना चाहूंगी कि कई बार ये भी होता था, अगर पुराने संसद की बात करें, कि कई सत्र के दौरान विदेशी जो मेहमान है वो भी यहाँ पर आते थे, तब कहीं ना कहीं जैसे माइक बंद हो जाना जैसी कई छोटी छोटी चीजें भी थी, वो कहीं ना कहीं देश की गरिमा पे आ बनती थी। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि जमाने के साथ बदलना तो दस्तूर है और निभाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ वही बात आ गई टेक्नोलॉजिकल अपडेशन की, तो वो तो जरूरी है ही, क्योंकि आज वहाँ से लाइव टेलीकास्ट भी होता है राज्यसभा लोकसभा का,
तो उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी फ़र्क आएगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं कहूँगी सुरक्षा के मामले में। हम जानते हैं कि एक बार संसद पर हमला हो चुका है और वो इतना बड़ा परिसर है कि उसकी सुरक्षा वाक़ई मुश्किल थी। मैंने ये नए संसद भवन का नक्शा देखा, तो उसमें सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत आसानी रहेगी उसको सुरक्षित रखने में, क्योंकि कौन कहाँ किस तरफ से आ जाए वो कह नहीं सकते। तो ये एकदम एनक्लोज्ड बिल्डिंग है, तो उसकी वजह से सुरक्षा की भी ले सकते हैं उसके जो भी लेने हैं वो। और दूसरी बात ये है कि अभी जो जैसे हिरेन भाई ने कहा, आज मुझे बरसों पहले के जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, वो तस्वीर उनकी नज़र आई। वो जब यहाँ पे सीएम थे तब भी ऐसे ही कहीं भी कभी भी पहुँच जाते थे और इस वजह से ब्यूरोक्रेसी पर एक दबाव रहता था काम करने का। तो आज जब उन्होंने ये एक्शन किया तो मुझे वो सालों पहले वाले चीफ मिनिस्टर याद आ गए अपने। जी और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये इनकी कर्मठता और खास तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है, तो जैसे 1 साल शिलान्यास को होने को आया और 1 साल एक और बाकी है, अगले अक्टूबर को हो जाएगा, ऐसा वो टाटा कंपनी ने दिया है। और जैसे हिरेन भाई ने बताया, आंकड़े जो है वो 864 करोड़ या ऐसे कुछ है। तो जब आज एक फ्लाईओवर बनाने में 100-150 करोड़ लग जाते हैं, तो फिर एक जब पूरा टेक्निकली अपडेट भवन बन रहा है, वो भी फुल प्रूफ सुरक्षित, तो इतना तो खर्चा होना लाजमी है। बात यहाँ पर अगेन कह रही हूँ कि ना संसद भवन के होने से कोई विरोध है और ना ही उसके अपडेशन से। सिर्फ जो कुछ मेरे जैसे हैं तो उनको दिक्कत यही थी कि आप पहले लोगों को विश्वास में तो लीजिए। एकदम जैसे ये कृषि कानून भी एकदम से आनन फानन में लागू कर दिए गए, किसी से मशवरा किए बिना। ऐसे ही ये भी संसद का आनन फानन में तुरंत निर्णय लेके शिलान्यास कर दिया गया। प्रकाश भाई ने कहा कि कुछ करने पड़ते हैं काम, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी भी नहीं करने चाहिए कि उनके अच्छे काम भी फिर शंका के दायरे में आ जाते हैं। संसद भवन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उसके अपडेशन से और ना ही सरकार के आशय में किसी को कोई शंका है। लेकिन ये जो कार्यशैली है ना, वो एक पद्धति होती है सरकारी कामों की भी, उसको थोड़ा तो निभाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी प्रकाश जी, आप चाहूंगी यहाँ पर प्रश्न यही है कि संसद भवन की आवश्यकता तो हमें थी, आधुनिकता की भी हमें आवश्यकता थी। अगर जैसे कि यहाँ पर ज्योति जी भी बता रही थी, हमने ये भी देखा है कई बार कि संसद की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है। हमने वो काला दिन भी देखा है और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य की बात करें, जिस तरीके से हर बार आधुनिकता आ रही है हर चीज़ों में, वैसे वैसे कहीं ना कहीं खतरा भी उतना ही ज़्यादा अधिक हो जाता है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जितना लाभ होता है, कहीं ना कहीं उसका जो गैर लाभ कोई उठा ना जाए, ये भी सोचना बहुत ही मायने में हो जाता है। क्या कहेंगे? ये जो पहले संसद पे हमला हुआ है, सुरक्षा की बात तो जो जरूरी थी बिल्कुल, और हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत उत्साही है और पॉजिटिव सोचने वाले हैं कि उनको जो है बड़ी उड़ान भरने में कोई डर नहीं लगता है। और वो अच्छी बात है देश के लिए, देशवासियों के लिए, राष्ट्र के लिए। तो यह चीज़ का तो पब्लिक आदर ही करती है। और जब वो गुजरात में सीएम थे तब भी जो वो उनकी कार्यशैली थी कि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करना, तो वो दूसरे प्रधानमंत्री है या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री है उतना कंट्रोल नहीं कर पाते जितना मोदी जी कर सकते हैं। तो यदि ब्यूरोक्रेसी काम बराबर करेगी तो परिणाम अच्छा आएगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से काम करना नहीं आएगा। विनोबा भावे जी ने 19 जूने ज़माने में एक पुस्तक में लिखा है कि सरकारी काम असरकारक नहीं होता है और सरकारी अधिकारी वफादार नहीं होता है। अब ये जो उनका उस समय का 1951 के आसपास का लिखा हुआ चीज़ है, तो अभी हमको याद आता है कि ये ऐसा हो रहा है। तो मोदी जी जो स्ट्रिक्ट रह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि संसद में पढ़े लिखे लोग कम हैं। जितने आईएएस, आईपीएस
IRS ब्यूरोक्रेट्स के पास जो डिग्रियां है जी UPSC, वो डिग्रियां संसद जो राजकीय लोगों के पास नहीं है। तो उनको उनसे काम लेना भी एक आर्ट है। तो कभी मंत्री को भी ब्यूरोक्रेट्स इतने स्मार्ट होते हैं, तो मंत्री को क्या समझाना है और क्या समझा देते हैं। तो जी मोदी जी इस बारे में, उनकी गुजरात में भी ऐसा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को जो जज करना है, और मोदी जी जो है, एक मैं आपको बात बता दूं कि दर्शन शास्त्र के भी अभ्यास हुए हैं, फेस रीडिंग के, और स्वर विद्या के भी अभ्यास हुए हैं। तो उनको जजमेंट जल्दी आ जाता है आदमी के बारे में कि भाई ये ब्यूरोक्रेट्स कैसा रहेगा, क्या रहेगा। उनको ज़्यादा सोचने की और निर्णय लेने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो उनकी आर्ट है और गॉड गिफ्ट है, तो उसका उपयोग होता है तो प्रजा को लाभ भी मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। और सुरक्षा की जांच है, वो विदेश नीति मोदी जी की बिल्कुल परफेक्ट है। विदेश नीति के बारे में वो हमेशा संवेदनशील रहे हैं और राष्ट्र के हित में पहले देखते हैं। तो कोई हमला संसद पे नहीं होवे उसका भी उन्होंने अच्छी तरह से जायजा लिया होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और पब्लिक इस नए संसद भवन से खुश रहेगी, ऐसी आशा रखते हैं। जलपा जी। की बात हुई कि पहले जो जनसंख्या थी उससे काफी अधिक अब जनसंख्या, यानी हर सांसद को कई ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करना होता है। समय की मांग परिसीमन भी है। क्या लगता है, परिसीमन अगर 2026 में होता है तो उससे जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, जनता को यही फायदा होगा कि जैसे प्रतिनिधित्व में बात कर रहा था कि अगर हम इस वक्त की बात करें तो यूपी में रिप्रेजेंटेशन है वो 3 मिलियंस का है। अब तमिलनाडु में जो है 1.8 मिलियन का है। यानी वोट की जो कीमत है, यानी एक मत की कीमत है, वो कहीं कम हो जाती है, कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है। तो मत की कीमत अगर एक सांसदों का महत्व और सभी मतदारों का भी महत्व बना रहेगा। अब ये स्थिति जो है वो ये हो सकता है कि 2026 में ये है, लेकिन अगर मान लीजिएगा कि 2065 की बात करें हम, क्योंकि संसद भवन की रचना जो है वो 200 साल को ध्यान में रखकर की जाती है, इसीलिए उसके आर्किटेक्ट जो है बिमल पटेल उनका नाम है, जो गुजरात के अहमदाबाद में सेफ्ट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी है और इनको पद्मश्री मिल चुका है और आगा खान अवार्ड ऑफ आर्किटेक्चर भी मिला हुआ है। और उन्होंने उन्होंने ही जो है अहमदाबाद में जो वर्ल्ड फेमस रिवर फ्रंट है वो उन्होंने ही डिजाइन किया था, तो उसी बिमल पटेल जी ने बनाया है। तब उसमें वो फ्यूचर, यानी मैं जब युग दृष्टा शब्द का प्रयोग कर रहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, तब यही बात थी कि आगे जब जो है वो संविधान में दर्शाई गई सारी बातों का पालन हो और सभी मतदारों को अपने क्षेत्र के लिए पूरा ध्यान मिले। यानी जैसे एक सांसद है वो 3 मिलियन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और एक सांसद जो है वो 1.8 मिलियन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें जो है वो सेवा का भाव जो है वो बट जाता है। सेवा की जो उसके आयाम जो है वो बदल जाएंगे। तो उस हिसाब से संविधान में यही प्रावधान रखा गया था, उस प्रावधान को आगे ही चलाना था। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1970 में इस चीज को रोक दिया गया, यानी डिलिमिट को रोक दिया गया। जो शब्द उसमें पर्टिकुलर यूज होता है वो डिलिमिट और फ्रीज कर दिया गया। लेकिन फिर 2001 में जब इसको खोलने की बात थी, यानी डिलिमिट करना था, तब फिर से उसे आगे बढ़ा दिया गया कि नहीं, आप अब भी स्थिति ठीक नहीं है, ये सोचकर आगे बढ़ाकर उसको 2026 किया गया। तो अब अगर 2026 में भी ये नहीं करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से जो मैं बता रहा था, ये 3 मिलियन और 1.8 मिलियन का डिफरेंस है, वो अंतर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उससे एक बड़ी असमानता आ सकती है, उसके बहुत सारे पहलू भी है, उसे ध्यान में रखते हुए ये इस निर्णय को लिया गया। जी जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपकी और आना चाहूंगी। सवाल मेरा वही रहेगा कि परिसीमन कितना आवश्यक है? जैसे हिरेन जी ने बताया, परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से आवश्यक है ही, क्योंकि वही बात है कि अगर एक क्लास में एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाए और एक ही टीचर 100 बच्चों को पढ़ाए तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क तो आता है। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जब एक इंसान का ध्यान ज़्यादा लोगों में बटेगा तो हर इंसान की तरफ वो कम ध्यान दे पाएगा, सीधा गणित है। तो इसलिए और ये भी है कि जैसे हिरेन जी ने बताया कि जब अपना लोकशाही देश है
तो फिर अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वो क्या है कि एक से प्रोपोर्शन में हर जगह नहीं बढ़ रही है, कहीं कम बढ़ती है, कहीं ज़्यादा बढ़ती है, तो कुछ साल बाद ये करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे और आपके गणित अलग हो जाते हैं और राजनीतिज्ञों के गणित अलग हो जाते हैं। वो वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं कि उनकी सीट रहेगी या जाएगी, तो फिर उसका विरोध करना है या उसको सपोर्ट करना है, वो इस हिसाब से चलते हैं। जबकि गणित सीधा साधा यही है कि भाई एक जैसी जनसंख्या, जितनी एक सीट का परिसीमन आप उतना ही करो जिसमें एक फिक्स जनसंख्या आबादी होती है, वहाँ पे एक सीट दे दी जाए और फिर हर जगह मतलब एक सा प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर सीटें भी बढ़ेंगी। लेकिन अब विरोध करने का एक ये भी कारण हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजनीतिज्ञों के गणित अलग चलते हैं। लेकिन ये जरूरी है और आशा रखती हूँ कि 2026 में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई विरोध नहीं आएगा और सारे लोगों को एक सा प्रतिनिधित्व मिले, ये काम हो। जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब जनसंख्या की बात हुई है तो मुद्दा ये भी आता है कि कई राज्यों में मांग की गई है कि जाति के हिसाब से जो है वो जनसंख्या जो है वो उसका कैलकुलेशन हो। क्या लगता है, अगर जनसंख्या या परिसीमन का अगर मुद्दा हम अभी से सोचे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हर राज्यों में कहीं ना कहीं विचार भेद नजर आएगा, जिसकी वजह से शायद परिसीमन में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। वही कहा मैंने, ये ज्ञातिवाद है ना, ये राजनीति में निकलने ही नहीं देंगे। जी बिल्कुल। चाहे आप इसके लिए रिजर्वेशन का फंडा बनाया गया, चाहे 70 सालों से चल रहा है, लेकिन जब तक ज्ञाति के आधार पर टिकट्स मिलते रहेंगे और उनकी मतलब रणनीति बनती रहेगी चुनावों की, तब तक ये ज्ञातिवाद निकलने वाला है नहीं। जबकि ये अब इसकी भी बहुत जरूरत है कि इन सब से ऊपर उठा जाए और विकास और काम उसके हिसाब से राजनीति चले। जैसे गुजरात में जब मोदी जी थे तब उन्होंने आशा बंधाई थी और उस वक्त चली भी थी। अब बदकिस्मती से वापस सब उसी ढर्रे पर चल रहा है, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने उनको विकास के नाम पे उनमें कुछ अलग देखा था, इसलिए लोग आकृष्ट हुए थे उनकी तरफ। तो मैं आशा यही रखती हूँ कि वो अभी भी ज्ञातिवाद से ऊपर उठ के सोचेंगे और अब सीरियसली एक पहल करें कि अब इसमें से बाहर निकले देश। ये धर्म और ज्ञाति से बढ़कर आगे अपने को जो विश्व के साथ कदम से कदम मिलाना है, तो इन सब को परे रख के उस बात को लागू करना होगा जो अंतरराष्ट्रीय लेवल्स पे चलती है। इसलिए अब जो अपना ये जो पुराना फंडा है राजनीति का, उसका चोला बदलना पड़ेगा। और ये काम नेता लोग ही कर सकते हैं, कॉमन मैन नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति की रणनीति चुनावों की, राजकीय पक्ष चाहे वो कोई भी हो, मैं यहाँ पे सिर्फ भाजपा की और इंडिकेशन नहीं दे रही हूँ, कांग्रेस भी वही करती है और भाजपा भी आजकल वही कर रही है। तो मैं सब पक्षों से यही अपील करती हूँ कि देश बदल रहा है, आप लोग भी बदलिए। जी बिल्कुल। जी प्रकाश जी, जी प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या कहना चाहोगे जनसंख्या की अगर हम बात करें, अगर उसका कैलकुलेशन अगर अच्छे से किया गया तो सही मायने में जनता को लाभ भी हो सकता है, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी होती है जो कुछ जाति के लिए स्पेसिफिक दी जाती है, कुछ जो इलाके हैं उसके लिए दी जाती है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी जनसंख्या में कुछ हुई तो उसका सीधा जो कहीं ना कहीं जो गैरलाभ है वो जनता को ही हो जाएगा। क्या कहेंगे? यह आज़ादी के बाद जो भी लोग आए शासन में, उन्होंने जातिवाद को प्राधान्य दिया है वोट बैंक के कारण। और उसका कारण ये भी है कि हमारे आज़ादी मिली तब हर एक राज्य में ये डिस्ट्रिक्ट कितने थे और अभी डिस्ट्रिक्ट कितने बढ़ गए। तो डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने का काम भी जो है वो जातिवाद पे आधारित है कि भाई ओबीसी के ये है, उनको इनके लिए ये निर्माण करना चाहिए, या ये एसटी एससी के लिए है। तो ये सब जो है जन्म से कर्म महान है, ऐसा अपनी भारतीय फिलोसॉफी कहती है और सभी फिलोसॉफी कहती है। तो जो कर्म करता है उसको महत्व देना चाहिए, जन्म को और जाति को नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये इसको सुधारने के लिए जब रिजर्वेशन का मुद्दा आता है तब कांग्रेस और दूसरी पार्टी
आप पार्टी हो या बसपा हो, सपा हो या वो कांग्रेस हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह जो इनकी यूनिटी वोट बैंक पे बनी हुई है, तो यह जो नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हमें अभी भी और ही इसका सामना करना पड़ेगा। इन्होंने बात सही कही ज्योति बहन ने कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले धर्मवाद पे भी होता था, धर्म की राजनीति होती थी, जी हिंदू मुस्लिम, ये वो अभी उसका थोड़ा कम हुआ है मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने 2002 से बाद जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया है धर्म की राजनीति के बारे में, और हिंदू मुस्लिम सबको, सिख ईसाई को एक तरफ चलाते हैं। जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इनको के राज धर्म निभाना चाहिए, तब से इन्होंने सद्भावना मिशन चालू किया, यात्रा चालू करी, तो एक प्रजा के हित में अच्छा कदम था। अब ये जातिवाद के जिले बढ़ रहे हैं हमारे देश के, राज्य बढ़ गए आज़ादी के बाद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि 4 दिशा में राज्य दिशाओं के आधार पे होने चाहिए, ये राज्य बढ़ेंगे तो हमारे आंतरिक मतभेद प्रजा के बढ़ जाएंगे। तो ये जो बड़ी सीमा की बात है, जो जिले की बंटवारा हो रहा है, राज्य भी आज़ादी के बाद बढ़ते जा रहे हैं, तो यह राज्य उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 के नाम पे होने चाहिए, जातियों के नाम पे, गुजरात मराठावाद या दूसरे जो नाम दिए, इस तरह से दिशा के ऊपर नाम होना चाहिए, जाति के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मेरे को लगता है कि मोदी जी यदि आगे अच्छी तरह रहते हैं तो वो सुधार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी जलपा जी। जी बिल्कुल। हिरेन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है, अगर हम बात करें तो सेंट्रल विस्टा के तहत जो राष्ट्रपति भवन जो है वो बनने वाला है, संसद बनने वाला है, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का आवास भी वहां पर होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसे संसद पर गौर नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है, नया घर बन रहा है, इस तरह की कई टीका टिप्पणी भी होती है जो कहीं ना कहीं हमारी जो देश की छवि है वो भी बाहर खराब करती है, और कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम भी पैदा होता है, क्योंकि ये अगर प्रधानमंत्री आवास बनता है तो वो प्रधानमंत्री का होगा, नहीं कि किसी व्यक्ति का, जो लोग समझते नहीं। बिल्कुल सही बात है। जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो बहुत हंसी आती है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास खुद का घर है ही नहीं, और उनकी अगर संपत्ति के बारे में भी देखें तो शायद हो सकता है कि आपके और मेरे पास उनसे ज्यादा संपत्ति होगी, मतलब उनसे ज्यादा हमारे पास संपत्ति होगी। बात रही प्रधानमंत्री के आवास की, ये प्रधानमंत्री का आवास है, न कि नरेंद्र मोदी का आवास। यानी प्रधानमंत्री जब हम प्रधानमंत्री का अभी जो निवास स्थान है वो जब बना था तो वो भी प्रधानमंत्री का निवास था, और उसमें प्रधानमंत्री जो बन के आएंगे उन्हीं को रहना है, इसलिए ये प्रश्न कहीं उठता ही नहीं। अब आपके प्रश्न के अतिरिक्त एक बात मुझे अभी ज्योति जी की याद आ रही है। जैसे अभी उन्होंने कहा था कि बदलाव सिर्फ न कि देश में, न कि टेक्नोलॉजी में, सोच में, बल्कि राजनीतिक पार्टियों में भी होना चाहिए। इसलिए अब मेरे अंदर का भी वो पुराना विश्लेषक जाग गया, और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि वो बदलाव जो है वो जो उसको मैं आपको जोड़कर दिखाऊंगा कि क्यों ये आगे जाकर जब इतने सांसद होंगे तब स्थिति अभी से ज्यादा बेहतर होगी। अब सिचुएशन देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि तमिलनाडु में मान लीजिए कि वोटर कम है, यानी जो है संख्या कम है, जनसंख्या, उस हिसाब से वहां पर तमिलनाडु में जो सांसद है उनकी संख्या भी कम ही रहेगी जब डिलिमिट आएगी। और उसके बाद जब आप यूपी बिहार की बात करेंगे तो वहां यूपी बिहार में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, यानी किस स्टेट का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ेगा और कम होगा, वो राजकीय सोच होती है। हम जब संविधान में ये बात रखी गई डिलिमिट की, तब ये सोचा नहीं गया था, तब ये सोचा गया था, पूरे भारत के बारे में सोचा गया था। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सोच थी, और मेरे इस बात के लिए हमारे संसद के जो विशेषज्ञ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी संविधान के विशेषज्ञ है, तो डॉक्टर सुभाष कश्यप जी से बात हुई थी, तो सुभाष कश्यप जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश जो है वो बिल्कुल, जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि दिशाओं के नाम से होने चाहिए थे, वो बिल्कुल एक जरूरत है। जहां जहां नामों में जरूरत की, बदलाव की जरूरत होती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही उसी बदलाव को लेकर चल रही है। इसीलिए जो है वो प्रांतवाद से हमें निकलकर देशवाद की तरफ आगे बढ़ना है, और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनके जो बदलाव है, उनके कार्य के कारण जो हम जाने जाते हैं, वो सोच जो है आगे जाकर देश को एक ऐसे स्थान पर लाके रख देगी जब हम कह सकेंगे हम हैं विश्व गुरु। बिल्कुल। ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आज हम संसद भवन की हम बात करते हैं, तो अगर आम जनता को समझाया जाए अच्छे शब्दों में तो क्या होगी संसद की परिभाषा? संसद की परिभाषा से तो वैसे देखें तो बच्चा बच्चा वाकिफ है कि जहाँ पर चुने हुए लोक प्रतिनिधि बैठते हैं और देश में कायदे बनाने का, उनको रख रखाव का सब काम वहाँ से संचालित होता है। तो जो नया संसद भवन है तो वो समय की मांग रहते बनाया गया है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सर्व स्वीकृत बात है। और जैसे आपने कहा था कि खास तो वो बहुत सारी र्यूमर्स भी चल रही हैं कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा भी चल रहा है और प्रधानमंत्री अपने आवास के पीछे इतना खर्चा कर रहे हैं, ये बातें चल रही है। लेकिन वही बात है कि प्रधानमंत्री तो आज नरेंद्र मोदी जी है, वो जानते हैं कि कल वो नहीं भी हो सकते हैं, तो कोई पर्सनल तो ये अपना बना नहीं रहे हैं। जो भी है वो आगे आने वाले 100 सालों तक वो रहेगा, और वो पक्की बात है कि मोदी जी कोई आने वाले 100 सालों तक तो वो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं नहीं। तो जो भी है बस वो एक दीर्घ दृष्टि से बनाई गई इमारत है जो एक नए आयाम, एक नया पड़ाव प्रदान करेगी देश की संसद और उसकी गरिमा को, उसकी सुरक्षा को, उसकी तकनीक को। और ज्योति जी की बात में एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं। देखिए, मुझे याद आ गया, सबसे बड़ी बात है ये जो नया संसद भवन बनेगा, वो संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का चेहरा होगा, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा। हाँ, जब हम बात बिल्डिंग जी थी वो जी ज्योति जी बनी हुई थी। जी बिल्कुल। प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न एक ये भी उठता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष जो है वो विरोध की ही भूमिका में नजर आता है। हम अपेक्षा ये भी रखते थे कहीं ना कहीं कि अगर नया संसद भवन बन रहा है तो कुछ सुझाव कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हो, कुछ सुझाव दूसरी किसी पार्टी के ओर से भी हो। क्यों कोई एकजुट नजर नहीं आता? क्योंकि संसद भवन की बात करें, लोकशाही का मंदिर गिना जाता है, लोगों के लिए ही वहां पर सांसद जो जाते हैं अपने जो विस्तार की समस्या है वो कहते हैं, या फिर क्या विकास हुआ वो बतलाते हैं, यानी बात होती है जनता की। क्यों हमेशा विरोधी होता है? यहाँ पर हम देखना चाहते थे कि सारी पार्टी एकजुट होकर अपने जो आइडियाज है वो इन्वॉल्व करे इस प्रोजेक्ट में, ताकि देश की जनता को बेनिफिट हो सके और देश की हम जो गरिमा है वो आगे ले जा सके। ऐसा क्यों देखने को नहीं मिलता? यह राजकीय पार्टियां हैं, इनका जो शासक पक्ष है उसका निर्णय अच्छा हुए तो भी विरोध करना, तो उसका नाम ही विरोध पक्ष है। तो विरोध पक्ष का जो डेफिनेशन है वो ऐसा बनाया गया है कि उसको विरोधी करना है, लेकिन ये डेफिनेशन बदलना चाहिए। उसका नाम विरोध पक्ष नहीं होना चाहिए, कोई प्रश्न पे विरोध होना चाहिए। लेकिन संसद भवन बन रहा है उस पर कोई विरोध की समस्या है ही नहीं, क्योंकि सभी पार्टी के चुने हुए लोग हैं, वो उस संसद में हिस्सा लेने वाले, उधर बैठने वाले। जो लाभ ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा पार्टी को मिलेंगे या उसको मिलेंगे, ऐसा नहीं है, सबको। और ये इस तरह का विरोध करना वो उचित नहीं है। जैसे हमारे देश में राज्य और केंद्र की सरकारें विभिन्न होती है, तो कोई निर्णय लिए जाते हैं तो विद प्रेजुडाइज माइंड लिए जाते हैं, उसमें सोच सही नहीं होती है। तो कांग्रेस ने जो विरोध किया है वो सही सोच से विरोध नहीं किया है, उसने द्वेष बुद्धि पूर्वक का भाव रख के और विरोध किया है। तो यह विरोध जो प्रेजुडाइज माइंड अपोजिशन नहीं होना चाहिए, जो रियलिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट है, उसको प्राधान्य पहले देना चाहिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे शासक पक्ष हो, चाहे जो भी है। लेकिन विरोध प्रजा की समस्याओं पे होना चाहिए कि समस्या क्या है, उसके बारे में प्रशासन काम नहीं करता है। तो बाकी ऐसी सामान्य चीज़ है कि हमारे सभी देश की उन्नति के लिए संसद भवन नवा बन रहा है और सरकार खर्चा कर रही है, तो उसका सभी विपक्षों को आदर करना चाहिए, उनके सुझाव उनको भेजने चाहिए, पब्लिक को भी अपने सुझाव भेजने चाहिए। तो सब सुझावों का जवाब पीएमओ ऑफिस से आता ही है, ऐसा नहीं है कि सुझावों को नज़रअंदाज करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, जवाब सबको आता है। लेकिन विपक्ष को
उसको सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस को या जो भी पार्टी संसद में को सार्वजनिक है, सबके लिए है। तो इसका जो विरोध करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि समस्या का विरोध होना चाहिए, जी संसद भवन का विरोध नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात जी जलपाजी। जी हिरेन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर बात करें पहले जो संसद भवन की बात करें, तब जो रकम लगी थी वो कुछ 83 लाख रुपए थी, यानी उस समय में उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती थी जैसे आज हम करोड़ रुपए की बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है समझना कि कहीं ना कहीं हर चीज में पैसे नहीं देखे जाते, क्योंकि अगर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं तो समय के साथ उसे उतना ही अपडेटेड बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर रेलवे की बात करें, अगर उस समय सोचा होता कि नहीं इतना समय चला जाएगा, इतने सारे पैसे चले जाएंगे, तो शायद आज हम ये ट्रेन की मुसाफरी का लुत्फ नहीं उठा रहे होते, या फिर हमें जो फैसिलिटी मिली है वो नहीं मिली होती। बिल्कुल सही बात कही। देखिए, देश का विकास जो है, वो विकास शब्द जो है वो इतना व्याप्त है, उसका अर्थ उसे बिल्कुल समझना पड़ेगा। और ये तो हम उस जगह की बात कर रही है जहां से पूरा देश चलाया जाता है, और वहां देश के सारे सांसद यानी लोक प्रतिनिधि वो बैठते हैं। तो वो इमारत को इतनी सुविधापूर्ण रखना, और अगर नहीं है तो बदलना, ये कर्तव्य है, हमारे देश का कर्तव्य है, किसी पार्टी की बात नहीं है यहाँ पर। जी, एक बहुत अच्छी बात हुई कि अब जो सुझाव मिला अभी हमें इस चर्चा से कि विरोध पक्ष का नाम बदल कर कुछ और रख देना चाहिए, तो वो सुझाव का मैं एक सुझाव और देता हूं कि नाम जो है वो विरोध पक्ष से हटाकर सहकार पक्ष रख देना चाहिए, ताकि उनका सहकार शायद इस वजह से मिलने लगे। इसलिए इस प्रक्रिया में विरोध पक्षों को भी साथ देना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब सांसदों की सैलरी जो है वो बढ़ाने की बात रखती है सरकार, तो तब विरोध पक्ष जो है, कांग्रेस वगैरह सब साथ मिलकर उसका बड़ा समर्थन कर देते हैं। जी, दूसरी बात आपको याद कराऊं, आप यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, तो देखिए जब संसद में महिलाओं की संख्या की रिजर्वेशन करने की बात आई थी, तब आपको मुलायम सिंह यादव के शब्द याद होंगे, और बहुत सारे ऐसे, आप नाम लेना नहीं चाहता हूँ, विरोध पक्ष में बैठे हुए कुछ नेताओं ने इस तरह की टिप्पणियां की थी, तब जो है वो विरोध में खड़े हो गए थे। अब समर्थन करने की जरूरत थी वहां पर। ऐसे जब ये बिल्डिंग नहीं बनेगी तो उसका फायदा जो है वो इतिहास को मिलने वाला है, ना कि किसी इंडिविजुअल को, ना कि किसी पार्टी को। इसलिए अगर विरोध पक्ष जो है वो उसका पूरा समर्थन करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तब भी ये बनने वाला है, और फिर बनने के बाद उनको भी हमारे बखान जरूर करने ही पड़ेंगे। ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल इसी बात पर रहेगा। हमने जैसे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही विरोध पक्ष में हो, जैसे ओबीसी बिल की बात हो कहीं ना कहीं, तो उसमें भी सारी पार्टी हमें तो एक ही नजर आती है। अगर संसद की बात करें, यानी कहने का मतलब यही निकलता है कि हर बार जब मतलब जनता की बात आती है, तब कहीं ना कहीं पार्टी एकजुट होकर फैसला ले, कुछ सलाह मशवरा करे तो शायद और अच्छा हो सकता है। जैसे संसद भवन में भी अच्छा ही बन रहा है, लेकिन अगर ये देखा होता कि सारी पार्टी एकजुट होकर आ रही है, नहीं कि विरोध करने के बदले अपना जो एक्सपीरियंस रहा है या फिर उनका क्या गणित कहता है उस हिसाब से कुछ सुझाव भी दिए होते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, एक बात तो मैं ये कहूंगी कि अभी कांग्रेस किस बिना पर विरोध कर रही है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका प्रस्ताव तो 2010 में ही रखा जा चुका था कि नए भवन की जरूरत है, और तब तो यूपीए की सरकार थी जी। हाँ, काम शुरू करने का श्रेय जरूर मोदी जी को मिल गया, शायद ये सहन नहीं हो रहा है। और रही बात किस बात में वो सरकार से सहमत होते हैं और किस बात पर नहीं, तो ये निर्भर करता है कि उनको उसमें फायदा होता है या नहीं। जैसे संसद में हिरेन जी ने कहा कि भत्ते भत्ते बढ़ाने होते हैं, तब उनका निजी फायदा होता है तो वो हाँ बोल देंगे। फिर ऐसे ही जब ओबीसी बिल वगैरह की बात आती है तो उसकी वोट बैंक का फायदा होता है, तो आज अपनी वोट बैंक को तो कौन खतरे में डाल के उसका विरोध करेगा जी। समझने वाली बात है। तो बस ये जो विरोध पक्ष है ना, मैं उनको कहूंगी आप विदेशों से थोड़ी कल्पना वो लीजिए, प्रेरणा लीजिए, क्योंकि जब 9/11 हुआ था
तब सरकार के साथ विपक्ष भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। उस वक्त उन्होंने सरकार पे मछले नहीं धोए थे कि आपने सुरक्षा की जांच नहीं की थी, या उसमें वो बड़े बड़े हॉल थे कि भाई ये लोग आतंकवादी घुस गए, क्योंकि होते हैं, उन्हीं का तो फायदा उठाते हैं ना, लूप होल्स होते हैं। लेकिन उस वक्त तकाजा इस बात का होता है कि आप उस वक्त तो आप काम में साथ दो, बाद जी में बिल्कुल। जब उस परिस्थिति से उबर जाओ तब आप जरूर सरकार को गाली दो, वो ठीक है। लेकिन एक बार जब जनता को जरूरत है तो आप जनता के साथ खड़े तो रहो। अब मैं देखती हूँ कि कहीं पे भी मुझे ना कांग्रेस नजर नहीं आती है जब जनता को जरूरत होती है, चाहे वो मतलब कोई बवंडर आए या फ्लड आए या सूखा हो, कहीं पे भी राहत कार्यों में वो एक्टिवली नजर नहीं दिखती। तो और जो सरकार करती है, ठीक है, सरकार की भी गलतियां होती है, लेकिन सिर्फ विरोध करने से आपका काम नहीं बन जाता। लोग है ना, वोट देते वक्त ये भी देखते हैं कि उन्होंने सच में काम कितना किया। अगर कमबैक करना है कांग्रेस को तो उनको भी काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग होशियार है। जब तक कोई काम नहीं करेगा वो वोट नहीं देंगे, चाहे फिर वो सरकार में बंदा बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो। और कांग्रेस यहीं पे बार बार मार खा रही है कि वो अभी भी प्रजा के बीच में जाके प्रजा की तकलीफ में काम नहीं कर रही है। आप सिर्फ वो रैली निकाल रहे हो, धरने दे रहे हो, बैनर्स खड़े कर रहे हो, जनता को इससे क्या मिलने वाला है? सिर्फ सरकार तक आवाज पहुंचेगी आपकी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या मिला? तो प्रजा तो ये देखेगी ना, भाई प्रैक्टिकली मेरा काम कौन कर रहा है, उसको देंगे वोट। तो यहाँ पर जो एकजुटता होती है ना, वो भी गणित से सधी हुई होती है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बिल्कुल। तो दंगल देश में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। तो दंगल देश में आज का हमारा ये मुद्दा था कि नया संसद जो है वो समय की मांग है। जिस तरीके से आज चर्चा हुई कि 1921 में इसका जो अभी जो संसद था उसका शिलान्यास रखा गया था, 6 साल का समय लग गया था इसके निर्माण कार्य में। यानी कि अगर शिलान्यास से देखा जाए तो 100 साल पूरे हो चुके हैं, और अगर इसके उद्घाटन समय से गिना जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सालों में, चंद सालों में 100 साल पूरे भी हो जाए। लेकिन आवश्यकता थी उससे पहले नए संसद को बनाने की। नए संसद को इसीलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि कई बार, कई मौके पर देखा गया कि जब हमारे किसी सत्र में या किसी वार्तालाप के लिए जब विदेश से मेहमान हमारे संसद में आते थे, तब कई बार कुछ ना कुछ छोटी छोटी तकनीकी खराबियों की वजह से भी कहीं ना कहीं शर्मनाक परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता था। आवश्यकता थी हमें भी आधुनिकता अपनाने की। हम बात करते हैं कई मौकों पर कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा देश जो है वो विकास की ओर आगे जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जरूरत थी कि संसद जो हमारा लोकशाही का मंदिर है, सबसे बड़ी लोकशाही हमारे भारत देश को गिना जाता है, उसका मंदिर है। और जब पूरे देश की निगाहें तो टिकी रहती है, लेकिन साथ ही पूरे विश्व की निगाहें भी रहती है। जब कोई भी देश का सत्र चल रहा हो या कुछ क्या होने वाला है, क्या कानून लाए जा रहे हैं, उस पर जब दूसरे देश की निगाहें भी होती है, तब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से वहां वार्तालाप हो रहा है। आधुनिकता लाने की यह भी आवश्यकता है कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। अब जब ऑडियो विजुअल की भी फैसिलिटी रहेगी, तब कहीं ना कहीं जो सांसद है वो अपने विस्तार को दिखा भी पाएगा कि क्या विकास का कार्य हुआ है या फिर कोई दिक्कत है, तो कहाँ दिक्कत है, किस विस्तार में दिक्कत है। लोगों के जो मंतव्य है वो भी वहां पर पेश किए जा सकते हैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से। और भी कई कारण है, सुविधा भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, सुरक्षा भी संसद की उतनी ही महत्वपूर्ण है। आवश्यकता तो थी नए संसद की, जो है वो आवश्यकता भी थी लोकशाही कि अब ताकत बढ़ेगी, ऐसा भी नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि 2000 अगर हम 26 की बात करें तो परिसीमन के बाद भी क्या रहेगा माहौल, या उस वक्त भी लोग कहेंगे कि ये शायद फैसला नए संसद का जो लिया गया वो बहुत ही पहले और अच्छे से ले लिया गया। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।